नमस्कार दोस्तों, सर्जन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में चर्चा की थी जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस के पार्ट्स बताए थे। नंबर पहला पार्ट बायोलॉजी बताया था, नंबर दूसरा पार्ट फिजिक्स बताया था, नंबर तीसरा पार्ट केमिस्ट्री बताया था। यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि ये सब कुछ आता है जनरल साइंस के अंदर। तो देखो, जनरल साइंस का नंबर पहला पार्ट कौन है? बायोलॉजी है सर। बायोलॉजी है सर। इसका मतलब क्या होता है बायोलॉजी का मतलब? जरा इसके बारे में अपन समझते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है नंबर पहला बायो और नंबर दूसरा होता है सर लॉजी। ठीक है सर। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है किसी का भी जीवन, किसी का भी जीवन लाइफ बोलते हैं। और जीवन वैसे कौन का होता है? सजीवों का माना जाता है। जीवन वैसे कौन का होता है? सजीवों का होता है। ठीक है सर। बायो का मतलब हो गया सजीव और लॉजी का मतलब होता है सर अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है किसी का भी अध्ययन करना या टू स्टडी, इसको बोला जाता है टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है सर। लेकिन बायोलॉजी शब्द की खोज, बायो की खोज यानी कि जीव विज्ञान की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर ये खोज का श्रेय जाता है अरिस्टोटल को, जिसको क्या कहते हैं सर? अरस्तु कहा जाता है। अब देखो मन में क्वेश्चन आता है, सर इस बायोलॉजी की खोज कब हुई थी? ये अरिस्टोटल उस समय का है 322 ईसा पूर्व का। तो उस समय इसकी खोज हुई थी। किसकी? बायोलॉजी की खोज हुई थी। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। बायो का मतलब हो गया जीवन। जीवन कौन का होता है? सजीवों का होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, और जिसको बोला जाता है टू स्टडी। मैं आगे बात करूंगा सर बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो प्रयोग किया वो किया लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया। यानी कि सर सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया। ठीक है सर। और बायोलॉजी के भाग, यानी कि सर कितने पार्ट्स होते हैं बायोलॉजी के? बायोलॉजी के भाग सर इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? बराबर 2 पार्ट्स होते हैं। यानी कि 2 भाग होते हैं। नंबर पहला जूलॉजी होता है और नंबर दूसरा बॉटनी होता है सर। ठीक है सर। इसके 2 भाग होते हैं। तो अपन आगे अध्ययन करते हैं नंबर पहला भाग का। जैसे कि यानी कि सर 2 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट होता है सर जंतु विज्ञान। क्या होता है सर? जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी। और नंबर दूसरा पार्ट होता है इसका वनस्पतिक विज्ञान। वनस्पतिक विज्ञान, जिसको कहा जाता है एक पादप नाम भी इसका नाम होता है, पादप विज्ञान के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या कहा जाता है इसको? इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। ठीक है सर। बायोलॉजी की 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर पहला जंतु विज्ञान, नंबर दूसरा वनस्पतिक विज्ञान। जरा आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की खोज किसने की सर? जंतु विज्ञान की खोज किसने की? इसका श्रेय किसको जाता है? अरस्तु ने की इसको, इसकी खोज अरस्तु ने की है। और वनस्पतिक विज्ञान की खोज किसने की? ये स्पेशल है, थोड़ा ये आ जाता है एग्जाम में। और इसकी खोज किसने की? थियोप्रेस्टस ने की सर। किसने की इसकी खोज? थियोप्रेस्टस ने की। ठीक है सर। जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पतिक विज्ञान बॉटनी, इसकी खोज अरस्तु हो गया और इसकी खोज का श्रेय थियोप्रेस्टस को जाता है। इधर देखो सर, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। सर देखो, अरस्तु ने 500 से अधिक जीव जंतुओं की खोज की। और वनस्पतिक विज्ञान में थियोप्रेस्टस ने भी 500 से अधिक पादपों की खोज की। लेकिन खोज का थोड़ा ठप काम किसका था? अरस्तु का था। यानी ये खोज करता ही रहा, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करता ही रहा। इसलिए देखो थोड़ा ठप काम इसका था। इसलिए बोल दिया गया कि बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है सर, अरस्तु। ठीक है सर, बायोलॉजी का जनक अरस्तु हो गया।
तो देखो बायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा शब्द आता है, बायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा शब्द आता है, एक शब्द लिखूंगा यहाँ पर मैं, सजीव। क्या लिखूंगा? सजीव, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर लिविंग। क्या बोला जाता है? लिविंग बोला जाता है सर। सजीव, बायो का मतलब भी वैसे सजीव होता है, और बायो का मतलब जीवन होता है, किसी न किसी का जीवन। जीवन कौन का होता है? सजीवों का होता है सर। सजीवों की पहचान किससे करोगे आप? तो सजीवों की पहचान यानी कि सजीवों की प्राथमिक क्रिया होती है, वो होती माय डियर श्वसन क्रिया। कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया सजीवों की प्राथमिक क्रिया होती है। ठीक है सर, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी जो एक्शंस होती हैं सजीवों की प्राथमिक क्रिया होती है। ठीक है सर, इसके बाद सजीव क्या करेगा? उसके बाद भोजन यानी कि पोषण लेगा, यानी कि भोजन ग्रहण करेगा। जो भी सजीव होगा वो भोजन ग्रहण करेगा, जिसको बोला जाता है पोषण ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना मतलब पोषण पदार्थ लेना, यानी कि अपनी भाषा में तो भोजन होता है सर, और साइंस की भाषा में न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। श्वसन की क्रिया प्राथमिक क्रिया, दूसरी भोजन, भोजन करके उसका पाचन करेगा, फिर उसको क्या करेगा सर? उसका उत्सर्जन करेगा, यानी कि शरीर के बाहर निकालेगा। उत्सर्जन क्रिया होती है तीसरी। ठीक है सर, अगली क्रिया होती है संचरण की क्रिया होती है, संचरण की क्रिया होती है, जिसको बोला जाता है ट्रांसफर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, इसका मतलब होता है संचरण की क्रिया करना। संचरण की क्रिया करना, जो भी सजीव होगा वह संचरण की क्रिया करेगा। संचरण की क्रिया के बाद देखो वो सजीव जो होगा वो शरीर में वृद्धि भी करता है। शरीर में वृद्धि यानी कि ग्रोथ इन बॉडी, और ग्रोथ के बाद क्या करता है सर? प्रजनन की क्रिया करता है। प्रजनन की क्रिया करता है, यानी रिप्रोडक्शन की क्रिया, यानी कि सजीवों की अंतिम क्रिया बोल सकता हूँ क्या होती है? प्रजनन की क्रिया। और सजीवों की पहचान किससे करोगे? श्वसन क्रिया से करोगे। इसलिए मैं यहाँ बोलूँगा सजीवों की प्राथमिक क्रिया, सजीवों की प्राथमिक क्रिया। सजीवों की प्राथमिक क्रिया श्वसन क्रिया होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चर्चा करते हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट सर ने बताए हैं। नंबर पहला जंतु विज्ञान, नंबर दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक बायोलॉजी का होगा, उसका नाम है पोषण पदार्थ। क्या नाम है डियर? पोषण पदार्थ। न्यूट्रिशन, इसको क्या बोला जाता है सर? न्यूट्रिशन बोला जाता है वैसे, न्यूट्रिशन। ठीक है सर, न्यूट्रिशन यानी कि साइंस की भाषा में तो पोषण पदार्थ हो गए, और अपनी भाषा में इसको बोलते पोषण पदार्थों को एक प्रकार का ये क्या है अपने लिए? भोजन है सर, भोजन। अच्छा मुझे बताओ, पोषण से या भोजन से मानव या सजीवों को क्या मिलती है सर? इससे मैं बोलूँगा सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है पोषण पदार्थ, यानी कि सजीवों को ऊर्जा मिलती है। पोषण से सजीवों को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तो सजीवों को ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है? यानी कि ये जो पोषण जाके ऊर्जा देता है वो किस फॉर्म में ऊर्जा देता है माय डियर? तो ये जिस फॉर्म में ऊर्जा देता है उसका नाम है एटीपी। एटीपी के फॉर्म में मानव या सजीव के अंदर ऊर्जा स्टोर होती है। और सर ये कहाँ होती है सर? कोशिका का अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी। ठीक है सर, इसलिए तभी तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का या ऊर्जा का पावर हाउस कौन है? ऊर्जा का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी के फॉर्म में होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि मानव ऊर्जा की इकाई क्या होती है? एटीपी होती है सर। ठीक है सर, सजीवों को ऊर्जा मिलती है पोषण से। अच्छा प्रमुख पोषण, आगे जाऊंगा मैं प्रमुख पोषण पर, यानी कि प्रमुख पोषण कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला पोषण, मैं बात करूंगा आगे इधर नंबर फर्स्ट पोषण की। तो नंबर पहला ऊर्जा देने वाला, मानव या सजीव को ऊर्जा देने वाले पोषण पदार्थ। और नंबर दूसरा होगा ऊर्जा नहीं देने वाले, ऊर्जा न देने वाले, ऊर्जा न देने वाले पोषण पदार्थ।
ठीक है सर, दो प्रकार का पोषण पदार्थ होता है मुख्यतया, नंबर पहला ऊर्जा देने वाला और नंबर दूसरा ऊर्जा न देने वाला। ठीक है सर, ऊर्जा देने वाले में कौन कौन से पोषण पदार्थ आएंगे, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर ऊर्जा देने वाले में यानी कि मैं बोल सकता हूँ ऐसा भोजन जिससे ऊर्जा मिलती हो, तो वो नंबर फर्स्ट होता है, नंबर फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। नंबर फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको शर्करा या शुगर भी कहा जाता है, जिसका निकनेम होता है शर्करा या शुगर कार्बोहाइड्रेट का। नंबर दूसरा होगा ऊर्जा देने वाले भोजन में कौन होगा सर, वसा होगा, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में फैट या लिपिड कहा जाता है, फैट या लिपिड कहा जाता है। नंबर तीसरा होगा सर, इसका नाम होगा प्रोटीन, जिसका नाम होगा प्रोटीन। यानी कि ऊर्जा देने वाले भोजन में या पोषण में नंबर पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा आता है वसा और नंबर तीसरा कौन आता है, प्रोटीन आता है। सर इधर कौन आएगा ऊर्जा न देने वाले पोषण पदार्थ में, तो इसका उदाहरण होगा माय डियर, नंबर फर्स्ट होगा जल होगा। जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, जल केवल मानव के अंदर जैविक क्रिया करता है, और जैविक क्रिया जैविक क्रिया को क्या कहते हैं सर, ये उपापचय क्रिया होती है। यानी कि ऐसा भोजन ऊर्जा न देने वाला भोजन किसमें काम आता है, उपापचय क्रिया में, उपापचय मेटाबॉलिज्म एक्शंस, उपापचय क्रिया में काम आता है सर। उपापचय क्रिया क्या होती है, जो मानव शरीर के अंदर जैविक क्रिया में काम आता हो पोषण, यानी जैविक क्रिया होती है जो होती रहती है निरंतर, यानी कि जरूरी क्रिया को मैं क्या कहूँगा, उपापचय क्रिया कहूँगा, मेटाबॉलिज्म कहूँगा। नंबर दूसरा इसका पार्ट होता है, यानी कि ऊर्जा न देने वाला भोजन होता है विटामिन, जिसको बोला जाता है विटामिन, यानी कि विटामिन। नंबर तीसरा खनिज लवण, नंबर तीसरा कौन होगा, खनिज लवण, खनिज लवण। और नंबर चौथा भोजन जिससे ऊर्जा नहीं मिलती, ये होता है ऑक्सीजन। नंबर चौथा भोजन कौन सा होगा माय डियर, ऑक्सीजन होगा। ठीक है सर, प्रमुख पोषण दो प्रकार के होते हैं, प्रमुख पोषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट ऊर्जा देने वाला पोषण, नंबर दूसरा ऊर्जा न देने वाला। ऊर्जा देने वाले में 3 ही आते हैं, ध्यान रखना है, और ऊर्जा न देने वाले में ये 4 आते हैं। देखो छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, रीट फर्स्ट लेवल वगैरह में पूछ लिया जाता है कि नंबर 3 तो है से, नंबर चौथा दे देगा, उधर से जल दे देगा, पूछेगा इन चारों में से बताओ, नंबर चौथा जल है यहाँ पर, चारों में से बताओ किस भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती, तो चौथा रहेगा यहाँ जल, जल से ऊर्जा नहीं मिलती। जल किधर आता है, ऊर्जा न देने वाले में आता है। जल किधर आता है माय डियर, ऊर्जा न देने वाले में आता है। चलो आगे चर्चा करते हैं, यानी कि नंबर पहला होगा ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जा देने वाला पोषण पदार्थ। इसमें नंबर फर्स्ट आता है सर कार्बोहाइड्रेट। नंबर पहला कौन आता है सर, कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम क्या होता है सर, इसको शुगर या शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, शुगर या शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है सर, शुगर या शर्करा के नाम से भी जाना जाता है सर। देखो इसके बारे में चर्चा करूंगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, यानी कि नंबर फर्स्ट लाइन लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। और सर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, एक तत्व होता है इसमें कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा होता है ऑक्सीजन। मतलब दुनिया में वैसे तो आधुनिक आवर्तसानी में 118 तत्व हैं, 118 में से 3 तत्व यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है सर। ठीक है, यहाँ तत्व कार्बोहाइड्रेट में तत्वों का अनुपात, कार्बोहाइड्रेट में तत्वों का अनुपात, याद रखना ये पूछा जाता है, अनुपात होता है सर 1:2:1। मतलब सर कार्बन अगर 1 अनुपात में है तो डबल अनुपात में कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और 1 अनुपात में कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, 1:2:1। जरा इधर देखो, ये तो हो गया सर कार्बन हो गया, और ये हो गया हाइड्रोजन हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजन हो गया। ठीक है सर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ हमेशा और हमेशा कार्बोहाइड्रेट में H और O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या रहता है, 2:1 रहता है।
याद रखना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट में H अनुपात O, यानी कि हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है हमेशा 2:1। सर 2:1 होता है। अच्छा 2:1 होता है, बाकी मुझे बताओ कि 2:1 किसका होता है अनुपात? ये 2:1 कौन का होता है? और यानी कि मैं बोलूँगा सर जल का सूत्र होता है H2O। H2O जल का सूत्र होता है, तो इसमें भी देखो तत्वों का अनुपात क्या है सर 2 है और 1 क्या है ऑक्सीजन है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जल के अणुओं के बराबर होता है। कार्बोहाइड्रेट में H और O का अनुपात जल के अणुओं के बराबर होता है। जल के अणु का सूत्र भी यानी जल का सूत्र H2 होता है, और इसमें जो तत्व हैं किस अनुपात में? 2:1 में है। तो 2:1 ही आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है। यानी कि नीचे लिख सकता हूं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में H अनुपात O, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, ये कितना होता है? 2:1, जो कि निश्चित होता है। इसको मैं बोल सकता हूँ निश्चित होता है, ये फिक्स होता है हमेशा और हमेशा निश्चित होता है। निश्चित होता है तो देखो कौन के बराबर होता है? जो जल के अणुओं के बराबर होता है। जल के अणुओं के बराबर होता है, के बराबर होता है। जैसे जल के अणु मतलब जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। सर इनका अणुओं का अनुपात क्या है? तत्वों का अनुपात 2:1 है सर, याद रखना है। ये सामान्य जल के बराबर होता है, यानी कि 2:1 होता है। आगे चर्चा करते हैं। ठीक है सर, इतना हो गया। और इससे 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है अपने पास, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है सजीव को या मानव को? मानव ही बोलूँगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, और ये मिलती है 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखना है प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम से मानव को कितनी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से? 4.2 किलो कैलोरी। याद रखना है, क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। चलो ऊर्जा के बाद चर्चा करते हैं। यानी कि सर इसका सूत्र क्या होता है? वैसे कार्बोहाइड्रेट का सर सूत्र होता है CnH2n और ON। सर ये क्या है? यहाँ पर N क्या है? ये अणु हैं, तत्व के अणु, यानी कि तत्वों के अणु। क्या ये? तत्व के अणु हैं। जैसे कि यहाँ मैं N बराबर 6 ले लेता हूँ, N बराबर 6 ले लेता हूँ, तो कार्बन कितना हो जाएगा? 6N हो जाएगा। यानी कि उदाहरण कौन आ जाएगा इस पर? 6H2 × 6। अच्छा O क्या आ जाएगा? 6। मतलब क्या सूत्र बन जाएगा? C6 बनेगा सर, और H12 बनेगा, और क्या बन जाएगा? O6। और सब दुनिया ही जानती है इसको। तो सर ये तो ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है सर? ये ग्लूकोज का सूत्र बन गया। तो याद रखना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में उदाहरण कौन है? नंबर पहला ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या है सर? C6 और H12 और O6 होता है सर। ठीक है सर, आगे चर्चा करते हैं। अच्छा सर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं जी? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का मतलब सोर्सेज। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कौन में होती है? सर नंबर पहला आता है अनाज। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कौन में होती है? अनाज। अनाज में क्या क्या होता है सर? ले लो, अनाज में क्या क्या होता है? चावल आ गया, मक्का आ गया, जौ आ गया, या गेहूँ ले लो पहले, गेहूँ, जौ, बाजरा आदि होता है अनाज के अंदर। ये सब कुछ आ गया। नंबर दूसरा स्रोत होगा सर कार्बोहाइड्रेट का, नंबर दूसरा होगा सर, नंबर दूसरे में ले लो ग्लूकोज ले लो सर, ग्लूकोज हो गया। और इधर से देखो कार्बोहाइड्रेट स्रोत एक सेलुलोज भी होता है, सेलुलोज भी होता है। सर सेलुलोज नया नया लग रहा है हमें, आदि कर लेना, नया नया लग रहा है। तो सेलुलोज वैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। सर सेलुलोज कौन का भोजन होता है? सर ये जीव जंतु यानी कि जानवरों का भोजन होता है। जानवर पेड़ पौधा ही खाता है, तो उसमें कौन सा भोजन होता है? सर सेलुलोज होता है।
जानवर पेड़ पौधा खाता है यानी कि पत्तियां खाता है, घास फूस खाता है, उसके अंदर कौन सा भोजन होता है? सेलुलोज होता है। मतलब बोलो तो सेलुलोज लकड़ी में होता है। पेड़ पौधा का मतलब लकड़ी में होता है सेलुलोज। और सेलुलोज कौन का भोजन? जानवरों का भोजन, जो किसके अंदर आएगा? कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंदर आएगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंदर आएगा। ठीक है सर, आपने बोला है सेलुलोज जानवरों का भोजन है, जीव जंतुओं का भोजन है। तो देखो मेरे पास एक लकड़ी भी है। क्या है? लकड़ी है। लकड़ी कहाँ की है सर? पेड़ पौधा की है। अच्छा, पेड़ पौधा से लकड़ी आई है तो इसके अंदर भी सेलुलोज होगा। बिल्कुल सेलुलोज होगा। तो देखो एक छोटा सा जीव आता है दीमक, टर्मिक। एक छोटा सा जीव आता है दीमक, लकड़ी में क्यों लगता है? लकड़ी में इसलिए लगता है सर, लकड़ी के अंदर आपने बताया है कि इसमें भोजन होता है। उस भोजन का नाम क्या है? सेलुलोज है। हर पौधा, हर लकड़ी में क्या होगा? सेलुलोज प्रकार का भोजन होगा। और सेलुलोज प्रकार का भोजन होगा तो उस भोजन का उपयोग कौन करेंगे? जानवर या जीव जंतु करेंगे। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब पेड़ पौधा खाती है, यानी कि सेलुलोज का सेवन करता है। लेकिन शुद्ध थोड़ी ना खाया। अभी गाय देखो, गाय को सेलुलोज डाल दो आप तो सेलुलोज भी ले लेगी। गाय को रोटी दो तो रोटी भी ले लेगी, वो तो खा लेगी। लेकिन शुद्ध सेलुलोज, प्योर सेलुलोज कौन खाएगा? सर शुद्ध सेलुलोज, प्योर सेलुलोज मात्र और मात्र कौन खाता है? सर दीमक खाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिक। सर ठीक है, शुद्ध सेलुलोज का सेवन कौन करेगा? दीमक करेगा सर, दीमक। दीमक करेगा मतलब प्योर और प्योर सेलुलोज का सेवन दीमक करता है। याद रखना, क्यों? क्योंकि दीमक लकड़ी में लगता है। इसमें कौन सा भोजन होता है लकड़ी में? सेलुलोज। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब चलेगा इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार सर कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं सर? मुख्यतया तो सर 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मुख्यतया 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो देखो प्रकार से पहले मैं एक शब्द लिखना चाहूँगा सर। एक शब्द आता है अपने पास, ये शुगर। और जिसको बोला जाता है वैसे शुगर को क्या बोला जाता है? शर्करा बोला जाता है। ठीक है सर, एक इंग्लिश नेम शुगर है, हिंदी नेम क्या है? शर्करा है। चलो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जहाँ भी शुगर होगा, जो भी शुगर होगा, ये क्या होगा? ये जल में घुलनशील होता है। शुगर ये जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है। कौन होता है सर? शुगर, यानी कि जो भी शर्करा होगा जल में घुलनशील होता है। और साथ में स्वाद में मीठा भी होगा। स्वाद में मीठा होता है। याद रखना, शुगर का मतलब ही क्या है? मीठा होता है। स्वाद में मीठा होगा। स्वाद में मीठा होगा तो इसकी पहचान कैसे करेंगे सर? ये शुगर है। चलो देखो, इसकी पहचान इसलिए करेंगे अपन कि इस शब्द शर्करा के पीछे क्या लगता है? इस शब्द के पीछे क्या लगता है? शर्करा के पीछे सर, शर्करा के पीछे ओज, ओज शब्द की ध्वनि आती है। ओज शब्द की ध्वनि आती है। याद रखना है, शर्करा के पीछे किस शब्द की? ओज शब्द की ध्वनि आती है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज ओ जा रहा है, गैलेक्टोज ओ जा रहा है, सुक्रोज ओ जा रहा है, माल्टोज, ये सब क्या है? शुगर है। लैक्टोज, ये सब क्या है? शुगर है माय डियर। तो आगे चर्चा करते हैं। चलो आगे चर्चा करते हैं। इधर देखिएगा सर, कार्बोहाइड्रेट आपने बताया 3 प्रकार के होते हैं। जरा इनकी चर्चा करें। चलो देखो, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला प्रकार कौन होता है कार्बोहाइड्रेट का? नंबर फर्स्ट प्रकार होता है सर, नंबर पहला होता है मोनोसेकेराइड। नंबर 1 मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार कौन है? नंबर 1 मोनोसेकेराइड। सर इसके पीछे सेकेराइड क्यों लग रहा है? आपसे पूछे सर कार्बोहाइड्रेट के पीछे सेकेराइड लगता है। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है सर? सेकेराइड होती है। याद रखना है, मोनोसेकेराइड। नंबर दूसरा प्रकार डाइसेकेराइड, तीसरा प्रकार पॉलीसेकेराइड। तो नंबर पहला प्रकार का अपन अध्ययन करते हैं सर। इसके बारे में देखो सर, मोनोसेकेराइड ये क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है। किसमें? जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है। अच्छा, जल में घुलनशील होगा तो स्वाद में मीठा होगा ही होगा। सर ने बताया जो जल में घुलेगा वो शुगर होगा।
जो शुगर होगा स्वाद में मीठा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका आधारभूत एक मोनोसेकेराइड का सूत्र क्या होता है? आधारभूत सूत्र तो देखो, आधारभूत जो सूत्र होता है सर वो C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। बिल्कुल सर, ये तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लगेगा क्योंकि ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र। और ग्लूकोज का सूत्र मतलब ग्लूकोज किसके अंदर आएगा? मोनोसेकेराइड के अंदर आएगा, क्योंकि मेन आधारभूत सूत्र इसका ये है मोनोसेकेराइड का, तो ग्लूकोज का सूत्र भी यही होगा। तो देखो ग्लूकोज नंबर 5 ग्लूकोज, ठीक है सर। ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका पार्ट है सर ग्लूकोज? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो इधर देखिएगा ग्लूकोज इस प्रकृति में, इस दुनिया में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक ग्लूकोज की मात्रा कौन में होती है? सर्वाधिक ग्लूकोज की मात्रा कौन में होती है? सर्वाधिक ग्लूकोज जो होता है सर वो होता है किस में होता है? नंबर फर्स्ट में आता है, वैसे केला आता है। नंबर दूसरा कौन आएगा? पक्के अंगूरों में होता है, पक्के अंगूर में होता है। फिर तो बहुत सारे आ गए, आम आ गया, एप्पल आ गया। नंबर पहला सर्वाधिक प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक ग्लूकोज की मात्रा किस में होती है? प्राकृतिक रूप से केला में, और दूसरा पक्के अंगूर में होती है सर, ठीक है सर। ये ग्लूकोज क्या है? बिल्कुल ग्लूकोज एक मानव का भोजन है। कौन सा भोजन है? मोनोसेकेराइड भोजन है सर, मोनोसेकेराइड भोजन है। ग्लूकोज क्या करता है सर? वैसे तो देखो, भोजन यानी कि पोषण की कमी हो जाए या पोषण की अधिकता हो जाए तो मानव को कुपोषण नामक रोग होता है। तो ग्लूकोज की अधिकता से मानव को कौन सा रोग होता है? ग्लूकोज की अधिकता से, ग्लूकोज की अधिकता से मानव को रोग उसका नाम है मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है सर? मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग होता है, जिसको बोला जाता है डायबिटीज, जिसको बोला जाता है डायबिटीज नामक रोग होता है ग्लूकोज की अधिकता, ठीक है सर। नंबर पहला प्रकार ग्लूकोज है। इसका दूसरा प्रकार देखो, उसका नाम है सर फ्रुक्टोज। नंबर दूसरा प्रकार कौन होगा इसका? फ्रुक्टोज होगा सर, फ्रक्टोज भी बोलते हैं, फ्रुक्टोज। इधर देखो सर, फ्रुक्टोज की मात्रा किस में होती है सर्वाधिक? सर फ्रुक्टोज की मात्रा वैसे सर्वाधिक होती है पक्के फलों में, पक्के फलों में, यानी कि पक्के फलों में क्या होती है? पक्के फलों में, या बोलो पक्के फल का मतलब क्या? मीठे फल भी हो सकते हैं, मीठे फलों में सर्वाधिक मात्रा मीठे फलों में होती है। और किस में होती है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसका फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल कौन हो गया? शहद हो गया सर, हनी हो गया। यानी कि सर्वाधिक फ्रुक्टोज की मात्रा कौन में होती है? नंबर फर्स्ट में पक्के फल आ गया, और कौन आ गया? शहद आ गया, हनी आ गया। इस दुनिया में सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ और सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो कौन है? शहद है सर, शहद प्राकृतिक पदार्थ बोला है। अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक शुगर या शर्करा कौन होगी? सर प्राकृतिक शुगर कौन होगी सबसे मीठी? तो वो कौन होगी? फ्रुक्टोज होगा। सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर कौन होगी? शुगर पूछे तो फ्रुक्टोज, और पदार्थ पूछे तो शहद लगाना है। सर ये प्राकृतिक बोल रहे हो, सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर, यानी लिख देता हूं यहां पर सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा, जिसका नाम होगा क्या होगा? सर फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा माय डियर? फ्रुक्टोज होगा, याद रखना है प्राकृतिक शर्करा। अच्छा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, और जिसका नाम होगा ये सेकेरिन होता है सर। क्या होता है? सेकेरिन होता है, सेकेरिन। सर ये कितना गुना मीठा होता है शहद से? शहद से 500 गुना मीठा, शहद से 500 गुना मीठा, शहद से 500 गुना मीठा। सर ये कृत्रिम बोला मतलब ये आर्टिफिशियल है, इसको मानव बनाता होगा। जो मानव बनाता है वो कृत्रिम कहलाता है, यानी कि आर्टिफिशियल कहलाता है। मानव कैसे बनाता है? बनाता है प्रयोगशाला में। मुरब्बा होता है आंवले का, मुरब्बे को गलाओ या सड़ाओ, उसके ऊपर की चाशनी वो मिट्टी से मीठी होती जाएगी और मिट्टी से मीठा हो जाएगा। तो मानव ने बनाया, इसलिए उसको क्या बोल दिया? सेकेरिन बोल दिया। सर 500 गुना मीठा होता है शहद से, लेकिन इससे भी ज़्यादा मीठा पूछे तो एक होता है ब्रेजिन, और इससे भी ज़्यादा मीठा होता है एस्पार्टम।
इससे भी ज़्यादा मीठा होता है एस्पार्टम। ये भी शुगर है सर। ये कितना गुना मीठा होता है? 100 से लगभग से 2000 गुना। कितना गुना मीठा होता है? ये 2000 गुना मीठा तक हो जाता है। यानी कि सेक्रिन से भी मीठा कौन होता है? एस्पार्टम होता है सर। ये लगभग कितना गुना मीठा हो जाता है? 2000 गुना मीठा हो जाता है। एक ब्रेजिन भी होता है मीठा सर। यह क्या होता है? ब्रेजिन भी होता है। ये भी लगभग ब्रेजिन भी इसके बराबर ही मीठा होता है। यानी कि सेक्रिन से तो मीठा ही होगा कौन कौन? ब्रेजिन और एस्पार्टम। आगे चलते हैं। नंबर तीसरा इसका मोनोसेक्राइड का उदाहरण है, वो भी देख लेते हैं अपन। नंबर तीसरा उदाहरण कौन होगा? नंबर तीसरा उदाहरण होगा गैलेक्टोज। क्या होगा माय डियर? गैलेक्टोज। सर ये शुगर है, ये भी शुगर है गैलेक्टोज। और ये शुगर किस में मिली हुई रहती है? सर वैसे ये दूध में मिली हुई रहती है। वैसे ये किस में मिली हुई रहती है? दूध में मिली हुई रहती है। यानी कि नंबर पहला प्रकार कार्बोहाइड्रेट का जो कि खत्म हो गया। क्या बताया सर? ठीक है सर, क्या कुछ नहीं बताया? ये जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होगा तो स्वाद में मीठा होगा। इसका आधारभूत सूत्र हो गया। और इसके अंदर उदाहरण कौन कौन आए? नंबर पहला बताया ग्लूकोज, नंबर दूसरा बताया फ्रुक्टोज, नंबर तीसरा बताया गैलेक्टोज। यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज कौन के उदाहरण होते हैं? मोनोसेकेराइड के होते हैं। नंबर दूसरा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार चलेगा, उसका नाम है डाइसेकेराइड। क्या नाम है माय डियर? डाइसेकेराइड। ठीक है सर, डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड का मतलब डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। तो दो से मिलकर, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है ये दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनता है। ये दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। ये भी जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल जल में घुलनशील होता है। अच्छा सर, इसका आधारभूत सूत्र क्या होगा सर? इसका आधारभूत यानी डाइसेकेराइड क्या? यानी कि दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे, कोई सा भी मिले, चाहे ग्लूकोज मिले, चाहे ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिले, चाहे ग्लूकोज गैलेक्टोज मिले, यानी कि दो मोनोसेकेराइड से किसका निर्माण होगा? डाइसेकेराइड का निर्माण होगा सर। इसको ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है। दूसरा निकनेम है ओलिगोसेकेराइड। याद रखना, इसको ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है। सर इसका देखो आधारभूत जो सूत्र होगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सूत्र होगा उसका नाम है C12। 12 से चालू होगा। कार्बन के कितने अणु होंगे? 12 होंगे यहाँ पर। C12 और H22 होगा सर। O कितना होगा? 11 होगा। वो कितना होगा? 11 होगा। यहाँ दो मोनोसेकेराइड, यानी कि दो मोनोसेकेराइड मिले, कोई सा मिले C6H12O6, दूसरा भी वही रहेगा C6H12O6, दोनों को मिलेगा तो C12 होगा, H24 होना चाहिए, होगा ही होगा, O12 होगा। अब यहाँ से जल का क्या होता है? अपघटन हो जाता है, जल बाहर निकल जाता है। जल बाहर निकल जाता है तो जो बचेगा, जो क्या बचता है? ये बचता है फॉर्मूला। और ये कौन का फॉर्मूला हो जाता है? डाइसेकेराइड का फॉर्मूला हो जाता है। सर इसके उदाहरण देखो। सर इसके उदाहरण देखते हैं। नंबर पहला देखो, उसमें आएगा इसके उदाहरण, नंबर फर्स्ट में आएगा सर, उसका नाम है सुक्रोज। नंबर पहला उदाहरण कौन है? सुक्रोज है सर। सुक्रोज दो से मिलकर बना होगा, तभी तो डाई में आया सुक्रोज। दो से मिलकर नंबर पहला कौन मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और नंबर दूसरा कौन मिलता है? सर इसमें फ्रुक्टोज मिलेगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दो से मिलकर एक बना, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर एक सेकेराइड बना, वो कौन सा सेकेराइड हो जाएगा? वो डाइसेकेराइड हो जाएगा। यानी कि सुक्रोज किस में आता है? डाई में आता है। ग्लूकोज आंशिक रूप से, ग्लूकोज आंशिक रूप से फ्रुक्टोज, यानी कि आधा आधा होता है दोनों। सर इसके अंदर क्या आएगा उदाहरण जरा देख लो। गन्ना में कौन सा शुगर होता है? सुक्रोज शुगर होता है। गन्ना से क्या बनता है? चीनी। चीनी में भी कौन सा शुगर? सुक्रोज होगा। अब चीनी को मार्केट में लेने जाते हो, आप क्या बोलते हो? शुगर दे दो। लेकिन आज से बोलना कि कौन सी शुगर दे दो? सुक्रोज शुगर दे दो। क्या बोलना है? सुक्रोज, क्योंकि चीनी एक शुगर होता है, बिल्कुल सब जानते हैं, शर्करा होती है, लेकिन कौन से प्रकार की? सुक्रोज प्रकार की। ये मतलब इसमें आधा क्या है? ग्लूकोज है, और आधा क्या है? फ्रुक्टोज है बच्चों। क्या है? फ्रुक्टोज है। गन्ना हो गया, चीनी हो गया। नंबर अगला उदाहरण गुड़ हो गया। गुड़ को ऐसे तो उबाल के तो बनाते, उसमें से पानी निकाल देते, जो बचता है, जो गुड़ी तो बचता है। ये रहा उदाहरण।
यानी कि सूत्र ये हो गया। अरे भाई इसमें से जल हटा लो, गुड़ का रस होता है, गन्ने का रस, उसको उबाल दो, पानी तो बाहर निकलेगा। पानी निकलने के बाद जो बचेगा, जो ही क्या बचेगा, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में कौन आ गया, गुड़ आ गया। गुड़ किसके अंदर आता है, सुक्रोज के अंदर आता है। यानी गन्ना में कौन सा शुगर, सुक्रोज। चीनी में कौन सा शुगर, सुक्रोज। गुड़ में कौन सा, सुक्रोज। और एक और होता है चुकंदर, चुकंदर में भी क्या होता है, सुक्रोज होता है। देखो नंबर पहला डाइसेकेराइड का उदाहरण हो गया सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर गन्ना आया, चीनी आया, गुड़ आया सर। अब देखो इसका दूसरा उदाहरण होगा, नंबर दूसरा उदाहरण होगा, उसका नाम है माल्टोज। क्या नाम है बच्चों, माल्टोज भी डाई में आया तो दो से मिलकर बना होगा, जरूर है, पक्का है, जरूरी है, दो से मिलकर बना होगा। नंबर पहला ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज। नंबर दूसरा भी इसमें ग्लूकोज होता है, दो मोनोसेकेराइड तो होना चाहिए, लेकिन सेम ही है, कोई बात नहीं, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज। अब देखो सर अंगूरों में सर ने बताया था कि सर्वाधिक ग्लूकोज होता है, अंगूरों को सड़ाते तो शराब बनती है, यस और नो, यस, अंगूरों को सड़ाते तो शराब बनती है। तो अंगूरों में क्या होता है, मात्र ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोज। और माल्टोज शुगर अंगूरों से बनती है, तो मैं यहाँ बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एल्कोहल में, एल्कोहल जानते हो सब, यानी क्या होती है, शराब। एल्कोहल में माल्टोज शुगर होती है, माल्टोज को यहाँ मैं मल्ट बोल देता हूँ, मल्ट शर्करा पाई जाती हैं, मल्ट शर्करा होती हैं। किसमें होती बच्चों, ये एल्कोहल या शराब में होती मल्ट शर्करा। अच्छा, इस माल्टोज को आलमंड शुगर भी कहा जाता है, माल्टोज को आलमंड शुगर यानी कि बादाम वाली शर्करा, आलमंड शुगर भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं बादाम वाली शर्करा, बादाम वाली शुगर। ठीक है सर, आलमंड शुगर से भी जाना जाता है, और इसको बोलते हैं बीज वाली शर्करा भी बोला जाता है, बीज वाली शुगर, बीज वाली शर्करा। और बीज में मतलब क्या हो गया, जौ हो गया, मूंगफली हो गया। इनमें कौन सी शुगर होती माय डियर, माल्टोज हो गया। जौ से भी शराब बनती है, तो देखो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। माल्टोज कौन में होता है, एल्कोहल में होता है। इसका तीसरा उदाहरण भी जरा अपन देख लेते हैं, उसका नाम है सर लैक्टोज। डाइसेकेराइड का तीसरा उदाहरण कौन है, लैक्टोज है सर, लैक्टोज। सर ये भी दो से मिलकर बना होगा, क्योंकि डाई में आया है, दो से मिलकर बना है, तो वो दो कौन कौन है सर, ये इसमें दो मिलेगा, नंबर फर्स्ट मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा, और दूसरा कौन मिलेगा, इसमें गैलेक्टोज होता है। क्या होता है माय डियर, गैलेक्टोज होता है, दोनों से मिलकर। अब देखो ये जो शुगर होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, डाई में आती है, तो मैं बोलूँगा दूध में होती है। किस में होती है, दूध वाली शुगर कहा जाता है लैक्टोज को, यानी कि दूध वाली शर्करा, ये दूध वाली शुगर होती है, ये दूध में पाई जाती है, ये दूध में पाई जाती हैं। मैं बोलूँगा दूध में पाई जाती है शुगर, तो दूध मतलब शुगर है तो मीठा होना चाहिए सर, बिल्कुल मीठा होगा। इस दुनिया में सर्वाधिक मीठा दूध कौन का होता है बच्चों, दुनिया में सर्वाधिक मीठा दूध कौन का होता है, सर्वाधिक मीठा दूध ये होता है मानव का होता है, माँ का दूध होता है, मम्मी का दूध मानव दूध होता है। सर्वाधिक मीठा कौन होता है, मानव दूध होता है। सर इस दूध में कितना शुगर होता है, माँ के दूध में शर्करा कितनी होती है सर, ये शर्करा होती 5 से लेकर 8%, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि प्राकृतिक मीठा 100% शहद मान के चलो, प्राकृतिक मीठा शहद था, शहद का 5 से 8% मीठा कौन सा दूध हो जाता है, माँ का दूध। इस दुनिया में सर्वाधिक मीठा दूध आपसे पूछे तो सर्वाधिक मीठा कौन का होता है, मानव दूध होता है, मम्मी का दूध होता है। अच्छा सर जानवर के दूध में शर्करा, जानवर के दूध में शर्करा ये होती है मात्र और मात्र 4 और 5 के बीच में ही होती है, 4 और 5 के बीच में होती। अब आप बोलोगे सर भेड़िया का ज़्यादा मीठा होता है, भेड़िया का मीठा होता है तो उसमें 5 ले लो, गाय का कम होता है 4.5 होगा, कुतिया का दूध भी मीठा होता है उसमें 4 होगा साहब। ठीक है सर, मतलब जानवर के दूध में शर्करा कितनी प्रतिशत, इतनी प्रतिशत होता है। सर माँ का दूध, मानव दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद होता है तो मानव दूध में कौन सा प्रोटीन होता है सर, केसिन होता है। दुनिया में जो भी सफ़ेद दूध होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन होता है। और जो दूध पीला होता है यानी गाय का दूध पीला होता है, गाय के दूध में प्रोटीन, गाय के दूध में प्रोटीन, गाय के दूध में जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा केरोटीन,
कौन सा होगा माय डियर, कैरोटीन, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है सर्वाधिक मीठा दूध कौन सा, मानव दूध होता है सर्वाधिक, जानवरों का इससे कम ही मीठा होता है, 4 से 5 के बीच में होता है। अच्छा, दूध वाली शुगर कौन सी है बच्चों, लैक्टोज है, दूध वाली शुगर कौन सी है, लैक्टोज है। यानी कि सर कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार पूरे हो गए। नंबर पहला मोनोसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, और अगला नंबर दूसरा डाइसेकेराइड पड़ा, उसमें सुक्रोज आया, माल्टोज आया और लैक्टोज आया। सुक्रोज चीनी में, गुड़ में, और माल्टोज एल्कोहल शराब में, जौ में भी होता है, बादाम में भी होता है। यानी बीज वाली शर्करा कौन सी होती है, माल्टोज होती है सर। और नंबर तीसरा उसमें डाइसेकेराइड में पढ़ाया लैक्टोज, लैक्टोज किस में होता है, दूध वाली शर्करा होती है सर। ठीक है, सर्वाधिक मीठा दूध मानव का कितनी प्रतिशत शुगर, सर 5 के ऊपर ही होती है, 5 से 8% होता है। जरा इधर देखिए आप, नंबर तीसरा कार्बोहाइड्रेट चलेगा, उसका नाम क्या होगा सर, पॉलीसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये जल में अघुलनशील होता है, सबसे बड़ी कंडीशन है इसकी सर, ये जल में अघुलनशील होता है, याद रखना है, जल में घुलनशील होता है। ये बाहर से स्वाद में मीठा नहीं होता बिल्कुल भी, ये पॉलीसेकेराइड मीठा नहीं होता, ये अंदर जाने के बाद जैविक क्रिया होती तो अंदर ही मीठा यानी अंदर ही शुगर बन जाता है। ठीक है, शरीर के अंदर ही ये जल में अघुलनशील होता है, यानी शरीर के अंदर बनता है जो भी बनता है शुगर, बाहर से तो सर ये कम मीठा होता है, मीठा ही नहीं होता, यानी कि जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। सर इसका आधारभूत सूत्र क्या होगा, सर इसका आधारभूत, अच्छा सर इसकी परिभाषा सुनो, ये अनेक पॉलीसेकेराइड, ये अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से, अनेक होना चाहिए बहुत होना, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कौन बनते हैं सर, पॉलीसेकेराइड बनते हैं, अनेक होना चाहिए, यानी कि आधारभूत सूत्र क्या होगा जी इसका, सर होगा C6 होगा, H10 होगा, यहाँ ध्यान रखना है, और यहाँ O होगा, 5 होगा सर, यानी कि ये अनेक होना चाहिए, तो N लगा देना नीचे। आधारभूत सूत्र तो यही होता है, आधारभूत सूत्र C6 H10 O5 होता है सर। सर इसका उदाहरण देखो, नंबर पहला उदाहरण कौन होगा, स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, स्टार्च, जिसको बोला जाता है हिंदी में मंड, क्या, मंड। सर सर्वाधिक स्टार्च वैसे किस में होता है, मंड। सर्वाधिक स्टार्च की मात्रा, जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ, सर्वाधिक स्टार्च किस में होता है माय डियर बच्चों, आलू में, फिर उसके बाद होता है चावल में, चावल के बाद स्टार्च तो बहुत सारे में होता है, गेहूँ में होता है, जौ में होता है, अन्य सब्जियों में भी होता है स्टार्च, अन्य सब्जियां, सर ये अन्य सब्जियां, सर ये स्टार्च क्या है सर, अरे आलू को काटते तो पानी नहीं निकलता क्या, वो पानी क्या है, स्टार्च है। किसी पौधे को काटा, पौधे पर कुल्हाड़ी मारी, उसके अंदर से दूध निकलता है, वही क्या है, स्टार्च है, वही लेटेक्स है। अरे खाने का साबूदाना नहीं बनाते क्या, कहाँ से, ये दूध से बनाते हैं, पेड़ पौधा, यानी कि सर ये पादप है, क्या ये पादप है, पादप पर तनों पर कुल्हाड़ी मारी जाती है, तनों से कुल्हाड़ी मारने के बाद यहाँ से दूध निकलता है, वही दूध क्या है, लेटेक्स है सर, वही दूध क्या है, लेटेक्स। और लेटेक्स एक प्रकार का क्या होता है, स्टार्च होता है, यानी कि सर जो खाने के अंदर की चीज़ों में जो पानी निकलता है वो क्या है, स्टार्च है सर, स्टार्च। अच्छा सर सब में होता है, आलू में होता है, चावल में होता है, गेहूँ में होता है, जौ में होता है, अन्य सब्जियों में। अब देखो स्टार्च का सूत्र क्या हुआ, ये हो गया सर, ये स्टार्च गेहूँ में भी होता है, और गेहूँ के अंदर गेहूँ की क्या बनाते हैं अपन, रोटी बनाते हैं, तो यानी कि देखो रोटी के अंदर स्टार्च अंदर जाता है मुख में, तो सर आपने बोला स्टार्च का सूत्र तो ये होता है। और रोटी अपन लेते हैं तो रोटी ठीक है, एक टुकड़ा लिया, उसके अंदर रोटी के अंदर स्टार्च होता है, अंदर जाएगा, लार मिलेगी, लार में क्या होता है, H2 होता है, वापस क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा माय डियर बच्चों, ग्लूकोज बन जाएगा। और देखो इसलिए रोटी अंदर जाती है तो रोटी को बहुत देर तक चबाओ, रोटी को बहुत देर तक चबाने पर रोटी में मीठापन आता है, क्योंकि रोटी में इन सब में क्या होगा, रोटी में उपस्थित स्टार्च किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, इसलिए रोटी को बहुत देर तक चबाने पर रोटी में मीठापन आता है, रोटी को बहुत देर तक चबाने पर रोटी में मीठापन आता है। चलो सर इसका दूसरा उदाहरण क्या होगा, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। नंबर दूसरा उदाहरण होगा सर, उसका नाम है, नंबर दूसरा उदाहरण होगा
वो ले लो काइटिन। सर ये क्या होता है? ये कीटों का मांस होता है, कीटों का आवरण होता है, कीटों का बाहरी आवरण, कीटों का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण। सर कीट का मतलब क्या हो गया? सर कीट का मतलब झींगा भी होता है, केकड़ा, झींगा, ये कीट ही है। इनका मांस क्या कहलाएगा? काइटिन कहलाएगा। अच्छा नंबर तीसरा उदाहरण देखो, यानी कीटों का संग्रहित जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, कीटों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट होता है। नंबर तीसरा होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन ये स्तनधारियों का मांस कहलाता है। मतलब मानव शरीर में ग्लूकोज का पाचन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सर ये सर्वाधिक स्टोर कहाँ होता है? मानव बॉडी में, यकृत में होता है, बाकी मांसपेशियों में होता है। सर्वाधिक ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? यकृत में। यानी कि कहाँ पाया जाता है? सर यकृत में होता है। और कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है। कहाँ होता है बच्चों? मांसपेशियों में पाया जाता है। सर वैसे ये क्या होता है? बिल्कुल यकृत और मांसपेशियों में होता है। लिख ही दिया, इसकी परिभाषा होगी। ठीक है सर। इसका पाचन यानी किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। नंबर अगला उदाहरण देखो सर, नंबर चौथा उदाहरण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा ग्लाइकोजन देखो, ये कहाँ स्टोर होता है? यकृत में होता है। यकृत में स्टोर हो जाता है जब मानव भूखा रहता है। तो देखो इससे ऊर्जा ग्रहण करता है मानव मान लो व्रत या उपवास किया तो उस समय भूखा रहता है, ऊर्जा कौन देता है? ये ग्लाइकोजन भी देता है। ये कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो ये ग्लाइकोजन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? संचित ईंधन कहा जाता है मानव बॉडी का। संचित ईंधन क्या कहा जाता है? संचित ईंधन कहा जाता है। इसलिए बोल दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का संचित ईंधन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का संचित ईंधन कहा जाता है, रिजर्व फ्यूल कहा जाता है। अगला नंबर चौथा फाइनल उदाहरण होगा इसका, उसका नाम है सेल्यूलोज। अगला उदाहरण कौन सा होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सर सेल्यूलोज होगा, बिल्कुल सेल्यूलोज कहाँ से प्राप्त होता है सर? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, जो किस कार्बोहाइड्रेट में आता है? पॉलीसेकेराइड। यानी कि सर ये सारा जो भोजन पढ़ाया, गेहूं, चावल, ये मांस पढ़ाया, ग्लाइकोजन पढ़ाया और काइटिन कीटों का मांस पढ़ाया, ये सब किस में आता है? पॉलीसेकेराइड में। तो सेल्यूलोज यानी कि जानवरों का भोजन भी कौन में आएगा? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आएगा। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यानी कि प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा जानते हो ना क्या होता है? जूट, या उसको सूत भी बोल सकता हूँ मेरी भाषा में, जूट या सूत। ये कहाँ से बनता है? सर ये रेशा भी तो पेड़ पौधों से उतारा जाता है, वहाँ से छिला जाता है, इसी की रस्सियाँ बनाते हैं। तो पेड़ पौधों से बनाए तो उस रस्सी में भी क्या आ जाता है? सेल्यूलोज आता है। इसलिए जानवर उस रस्सी को खा लेते हैं, यानी कि मैं बोलूँगा प्राकृतिक रेशा जूट या सूत का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। निर्माण किससे होगा इसका निर्माण? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या आता है? सेल्यूलोज। तो देखो जूट या सूत में भी क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, और ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट में आता है। इसलिए बोल दिया प्राकृतिक रेशा जूट या सूत का निर्माण किससे होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जो भी क्यूरी करना हो आपको, प्रॉब्लम तो आएगी, सब्जेक्ट है तो प्रॉब्लम आएगी, तो वो कमेंट कर देना। और ज़्यादा ही क्यूरी आ जाए तो सर्जन क्लासेज के आपका ऑफिस में स्वागत है, वहाँ आ जाइए।